हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। और मैं दिलीप कुमार आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि थर्मोडायनामिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, एंट्रोपी के बारे में देखा था, अवेलेबल एनर्जी के बारे में देखा था, इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है, एंट्रोपी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, सारे टॉपिक्स के 1 बाय 1 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। अब हमारे दो टॉपिक और बचते हैं इंपोर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस और थर्मोडायनामिक रिलेशंस। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, एक ही लेक्चर का है, रियल गैसेज एंड मिक्सचर। कुछ एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, जो इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उनको डिस्कस करेंगे, हर एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, आज का तो जो लेक्चर आज का होने वाला है बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस को हम 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे आराम से। थर्मोडायनामिक्स रिलेशन को भी 1-2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। कुछ उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कंसेप्ट आते हैं। टेंशन किसी को नहीं लेनी है, बस पढ़ते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वाकई में कर लिया होगा चैनल को सब्सक्राइब, समझदार हुई। ठीक है, बस मोटो ये होना चाहिए आपका कि जब भी लेक्चर देखते हो कंसंट्रेशन के साथ देखो, कंटिन्यू पूरा लेक्चर देखो, नोट्स भी बनाओ साथ साथ, और हो सके तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो खुद भी कर लिया करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। जब प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस की बात होने लगी, सबसे पहले तो आपको पता ही है सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। अगर मैं डिस्कस करूँ, बेसिक्स में चले जाते हैं इसके। यहाँ पर जब ये सर ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब हमने बोला था 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। मीन्स कहने का कि किसी भी सिस्टम की विशेषता क्या है। विशेषता का मतलब होता है कि टेम्परेचर उसका क्या है, प्रेशर क्या है, उसकी इंथैल्पी क्या है, उसकी एंट्रोपी क्या है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है। जो भी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सिस्टम की, वो हमें पता होनी चाहिए। और वो सिस्टम क्या होगा, उस सिस्टम के अंदर में भी गैस और सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी। तो कोई भी सब्सटेंस का मतलब होता है तत्व। हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं तो प्योर है, प्योर का मतलब होता है केमिकली होमोजीनियस, केमिकली होमोजीनियस सब्सटेंस थ्रू आउट, थ्रू आउट। ये कह रहा था हमारा प्योर सब्सटेंस। उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है, छोटा वी जिसे हम बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, एक्सेट्रा। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको अच्छे से पता होगा। अब सर इन प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, सब्सटेंस की एज कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है, प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो कौन कौन से फेज कब एग्जिस्ट करते हैं, क्या डायग्राम है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आ रहे हैं, सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। हम देखो चीज़ों को गर्म करके देखते हैं, फिर किसी टेम्परेचर पर ले जाके उसे देखते हैं क्या एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड हुआ तो उसका कितना वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया तो उस पर टेम्परेचर है, अगर कुछ ना कुछ गैस रही होगी इंथैल्पी हम कैलकुलेट कर लेंगे। दीज आर द सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड, विच हैज बीन ऑब्टेन्ड। क्लियर है ना। और ये स्ट्रीम टेबल जो हमारे पास होती है, वहां से सारे रिजल्ट्स हमको पता रहते हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे, वैल्यूज आपको देगा। स्पेसिफिक आपको प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फिक्स रहती हैं, और पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको देगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस रीजन में क्या है, इस जोन में क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कब आता है, कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे ब्यूटीफुल सा प्योर सब्सटेंस है, जिसे आप लोग भली भांति जानते हैं, दैट इज वाटर। ठीक है, तो हम वाटर की बात करेंगे, वाटर के साथ हम छेड़खानी करेंगे थोड़ा सा। वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है, नो डाउट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपको प्रॉपर्टी डायग्राम बताऊं कैसे आता है। जैसे मैंने कोई वाटर लिया एट अ रूम टेम्परेचर,
वाटर हमने लिया रूम टेम्परेचर पर, दिक्कत नहीं। तो वाटर रूम टेम्परेचर पर होगा, इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन वाटर जो है तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, यानी अगर मैं सॉलिड फेज में जाता हूं उसे बोल देते हैं हम आइस, और अगर मैं लिक्विड फेज में जाता हूं तब हम बोल देते हैं वाटर, और गैसियस फेज में हम जाते हैं तब उसको बोलते हैं वेपर्स। क्लियर है ना? वेपर स्टीम बोल देते हैं, सुपर हीटेड स्टीम या फिर वेपर्स बोल देते हैं। तो ये तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। ये तीनों फेज आते कैसे हैं? जब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पर, तो फेज हमारा चेंज तब होगा जब हमारा एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है। सैचुरेशन पॉइंट पर हमारा फेज चेंज होता है, इवन एट दैट पॉइंट प्रेशर इज डिक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है ना? मतलब कहने का सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट रहेगा जिस पर कोई भी सब्सटेंस अपना फेज चेंज करता है, चाहे हम प्रेशर को करें या टेम्परेचर को चेंज करें, चाहे प्रेशर को चेंज ना करें, चाहे टेम्परेचर को चेंज ना। ठीक है, ये सारे सैचुरेटेड जो सैचुरेटेड पॉइंट हैं वो कहाँ होते हैं? सैचुरेटेड का मतलब फेज चेंज, फेज चेंज का मतलब सॉलिड से लिक्विड में भी जा सकता है, लिक्विड से गैस में भी जा सकता है। ये सारे हमको कंसेप्ट समझ, जैसे मैंने बात किया, मैंने कोई आइस ली, ठीक है, मैंने ले ली कोई आइस, आइस मैंने -25 डिग्री सेल्सियस पर फील करना चाहिए। जब मैं इसको हीट करूंगा, मैंने क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया। हीट देने के बाद मैं इसको हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये माइनस में तो पॉजिटिव होगा टेम्परेचर, बिल्कुल होगा। बढ़ते बढ़ते ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस आ गई। ठीक है, हमने कुछ क्या की, हीटिंग की। यहाँ से यहाँ तक हीटिंग की होगी, भली भांति जानते। इसका पहले कुछ वॉल्यूम था, बाद में इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। आइस से जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक जाऊंगा तो टेम्परेचर के साथ साथ आप जानते हैं कोई भी सब्सटेंस एक्सपेंड होता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एक्सपेंशन होता है, ये आप जानते हैं भली भांति। ठीक है, एक्सपेंशन अगर होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फील करना चीजों को, वॉल्यूम इंक्रीज। लेकिन देखना है, ध्यान से समझना है कंसेप्ट को। मतलब कहने का, जब मैं -25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक जा रहा हूं, आइस चल रहा है सबको, तो इसके केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंड हो रहा है, कॉज ऑफ एक्सपेंड। ठीक है, चलो सर आपकी बात से हम पूर्णतः सहमत हुए। देखना है, इस स्टेट को मैंने मान लिया 1, इसको मान लिया मैंने 2। क्या ये चीज क्लियर है? उसके बाद जब 0 डिग्री सेल्सियस से मैं और हीटिंग करूंगा, इसका मतलब अब फेज चेंज होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हम और हीट करते हैं आइस को तो वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होती है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, फील करना, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जैसे ही मैं जाता हूं तो यहां पर आता है वाटर। वाटर मतलब H2O, जिसे हम लिक्विड बोल देते हैं, लिक्विड वाटर H2। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, स्टेट 3 आ गया, स्टेट 3 है अब। लेकिन यहां पर जो वॉल्यूम था स्टेट 2 पर, उसके बाद वॉल्यूम यहां से यहां तक जा रहे हैं, वॉल्यूम अब कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस फेज, इस दौरान क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर मैं हीटिंग कर भी रहा हूं, कहां से कहां तक, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक मैं हीटिंग कर भी रहा हूं। बोलो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ये सब एक्सपेरिमेंटली किया हुआ है, मेजरमेंट करके बता रहे हैं। क्लियर है ना? सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट निकाले गए, आपको बस चीजों को समझना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ से क्वेश्चन, कोई पेपर नहीं है जहां से ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। एट 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और यहाँ पर वॉल्यूम सबसे कम होता है, वॉल्यूम यहाँ पर सबसे मिनिमम होगा एट 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाती है। वो सारे पॉइंट्स मैं अभी दिखा दूंगा, बस आपको चीजों को समझना। ठीक है, इस स्टेट में जब मैं 2 से 3 जा रहा हूँ, 2 से 3 प्रोसेस हो रहा है, वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस कहां तक हो रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत से लोग सोचेंगे सर आपने आइस लिया है, यहाँ पर ये वाटर लिया है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में जाता है, और मतलब उस दौरान फेज चेंज होता है। चलो मैं वो भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा, टेंशन नहीं ले। इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, पहले मैं 0 डिग्री वाटर पे ले जाता हूँ, उसके बाद टेंशन नहीं ले। उसके बाद हमने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर गए, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आ गए। यही जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज फेज चेंज। यहाँ पर क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आइस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। इस दौरान जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। क्योंकि जो हीट फेज को चेंज कराने काम आती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट, और ये होती है हमेशा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो 0 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, समझना कंसेप्ट को, ठीक है। यहां पर जो हमने हीटिंग की, ये जो हीटिंग की और जो हीट यूज हुई, दैट हीट इज नोन एज सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट का काम होता है टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देती है, टेम्परेचर नहीं होता, मतलब हीट हम दे रहे हैं तो टेम्परेचर भी हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होगा। लेटेंट हीट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सिर्फ फेज चेंज होता है। क्लियर है ना? यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होती है, ये चीज क्लियर हुई। इस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ हमारा फेज चेंज होता है। इस दौरान भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम इंक्रीज किया होगा, यहाँ पर भी हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, कोई दिक्कत, समझना कंसेप्ट को। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर जाता हूं, इस दौरान जो भी हीटिंग हुई है, हीट हमने दी, वो हीट भी क्या है, सेंसिबल हीट होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, सेंस हो रहा है, वो सेंस हो रहा है कि 0 से 4 डिग्री बढ़ा है, तो नाम याद हो गया सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट, जहाँ टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, सिर्फ फेज चेंज हो। अब जो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक मैं जाता हूँ, समझना कंसेप्ट। इस प्रोसेस के दौरान हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये एक्सेप्शनल केस है पानी के केस में। वाटर एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, even after increasing the temperature or even after heating the water from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, the substance is not expanding but it is contracting from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा का मतलब वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है, वाटर वॉल्यूम मिनिमम। यहां से कंसेप्ट क्लियर होंगे। वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम। जहां वॉल्यूम मिनिमम होगा वहां डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां पर अगर मिनिमम है, रेसिप्रोकल हो गया ना, डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी हो गई मैक्सिमम। ये कहां, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ली बात। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ये कई बार क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद तो हीटिंग करने पर फिर से एक्सपेंशन होगा। उसके बाद हम हीटिंग करेंगे, कहां तक करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों करते हैं, तो ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है, एटीएम प्रेशर में, रूम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही कर रहा हूं सारी हीटिंग। यहां से यहां तक करेंगे, यहां पर भी जो हमने हीट दी, दैट हीट इज ऑल्सो नोन एज सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट, और सेंसिबल हीट है इसके केस में, इस प्रोसेस के केस में तो एक्सपेंशन होगा, सब जानते हैं। तो फिर से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पर हीट तो हम दे रहे थे, टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा था, हमारा डिक्रीज हो रहा था टू द सर्टेन पॉइंट। उसके बाद फिर इंक्रीज होता है, और ये पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारा वाटर क्या करेगा, बॉयल करने लग जाएगा। वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग का फील हो रहा है। इसी पॉइंट को हम बोल देते हैं कि रूम टेम्परेचर पर इस पॉइंट में फेज चेंज होने लगा, तो देखो सैचुरेटेड पॉइंट कहलाता है ये, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। दिस इज सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। यहां पर जब हमारा इस पॉइंट से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, यहां लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो सैचुरेटेड लिक्विड, फिर वेपर से हमारा सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट लाइन इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये राम कथा जो भी मैंने यहां तक बोली है, आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अगर मैं ड्रॉ करता हूं प्रॉपर्टी डायग्राम पर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखना, देखते रहो। नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, इधर देखो। मैंने बात किया, ये कोई मैंने एक प्रेशर लाइन ले ली कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये है,
कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये है, इस तरह की कांस्टेंट प्रेशर लाइन हमने। यहाँ पर मैं इधर मैं बोल रहा हूँ ये प्रेशर कर्व है, इधर मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम। समझना चीज़ों को, ब्यूटीफुल सी चीज़ें हैं, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है। इधर प्रेशर की बात कर रहे हैं, इधर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो ये P1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, P1 लाइन हो गई, ये P2 लाइन हो गई, P3 लाइन हो गई, P4 हो गया, यहाँ पर P5 हो गया। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट किया यहाँ से चलना, पॉइंट से। यहाँ पर वन स्टेट था, उसी प्रोसेस को बता रहा हूँ मैं। 1 से 2 गए, वॉल्यूम बढ़ा था, बिल्कुल बढ़ा था। ये 1 था, 1 से 2 गए, वॉल्यूम बढ़ा था। ठीक है, 2 से 3 फिर जा रहे थे हम, 2 से 3 वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। देखो प्रीवियस में देखो, और 2 से 3 ये वाला 3 स्टेट है हमारा, यहाँ तक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको ले लो चलो 2, दोनों पॉइंट क्या 2 के। ठीक है, वॉल्यूम तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा बट कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। वॉल्यूम इंक्रीज बट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ये चीज क्लियर है। यहाँ से ये जो ऑब्जर्वेशन हमारी निकल के आई, ये जो भी ऑब्जर्वेशन निकल के आई, 3 पॉइंट यहाँ पहुंच गया, 3 से 4 पॉइंट यहाँ आ गया, 3 पॉइंट 4 पॉइंट, उसके बाद देखा 5th पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। तो एक ड्रास्टिक वॉल्यूम में चेंज होता है। ड्रास्टिक वॉल्यूम में चेंज मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऊपर देखेंगे हम, दूसरे प्रेशर पे जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करने पर, तो ये पॉइंट हमको इस तरह के नजर आएंगे, थोड़े से इधर, थोड़े लेफ्ट साइड। ये सब प्रैक्टिकली है। ठीक है, इस तरह से हमको ये क्या है, कर्व नजर आएंगे। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पर हमने हीट देना स्टार्ट किया, तो हमारे पास कुछ कर्व्स निकल के आए, जिसे हम पीवी डायग्राम बोलते हैं, पीवी डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। अभी मैं आपको वाटर का भी पीवी डायग्राम बना के बताऊंगा, अदर सब्सटेंस का भी बना दूंगा। अदर सब्सटेंस के केस में क्या होता है एक बार देख लेना, इस तरह का कंसेप्ट दिखाई देगा। इधर देखो, जब मैं अदर सब्सटेंस की बात करता हूं, अदर सब्सटेंस एक्सेप्ट वाटर, हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद एक्सपेंशन होगा। अगर एक्सपेंशन होगा, हमारा वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमेशा किसी भी सब्सटेंस के लिए वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन फॉर वाटर के केस में, जैसे हम H2O बोलते हैं, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस ऑन हीटिंग, देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑन हीटिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, डिक्रीज, वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम को भली भांति समझना है। मैं पहले बना रहा हूं किसके लिए, अदर सब्सटेंस के लिए, उसमें हम कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा पीवी डायग्राम ही बना लेते हैं लोग, पीवी डायग्राम फॉर अदर सब्सटेंस, जनरल सब्सटेंस, पीवी डायग्राम फॉर जनरल सब्सटेंस कैसा होता है, इधर देख। यहाँ पर फिर मैं आपको समझा दूंगा बड़े अच्छे से। ये रही हमारी प्रेशर लाइन वर्टिकल में, ये रही हमारी प्रेशर वर्क, एक डोम सा नजर आता है, इस तरह का होगा। कि यहाँ पर लाइन होगी, अभी बताऊंगा ये लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है। एक लाइन आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही होगी, लाइन आपको यहाँ ऐसे दिखाई दे रही कुछ,
ऐसे करके एक डायग्राम आपको नजर आता है। बस आपको इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है। ये है लाइन प्रेशर की, ये है वॉल्यूम की, ठीक है। मतलब अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पर हीटिंग करने के बाद किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम चेक करता हूं, इंक्रीज होता है, तो कैसे होता है इधर देखना। तो पहले यहां पर जो होगा वो होगा सॉलिड, इधर क्या होगा सॉलिड, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो होगा सॉलिड प्लस लिक्विड होगा, रीजन में सॉलिड प्लस लिक्विड। यहां पर होगा खाली लिक्विड बीच में यहां पर होता है लिक्विड प्लस वेपर, तो यहां पर होता है वेपर। दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल, तो बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। समझना चीजों को, ठीक है। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लाइन, दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन। अभी मैं बताऊंगा इनका क्या मतलब है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। पहले इसको लिख लो, आप समझ लो चीजों को। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको यहां पर, ये वाली लाइन, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये भी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सैचुरेटेड कौन सी लाइन है, सैचुरेटेड लिक्विड। अभी मैं बताऊंगा कैसे है। उसके बाद ये जो लाइन है दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉलिड। इधर समझना, ये सब्जेक्ट कौन सा है, कोई मुझे बताएगा। थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम बात करते हैं आइडियल गैस की, ठीक है, मोस्टली आइडियल गैस की। या फिर हम बात कर सकते हैं लिक्विड से लेके हम गैस वाले रीजन की बात करेंगे, हो सकता है पानी हो, और हम कोई सॉलिड वॉलिड की कुछ बात नहीं करने वाले। तो सॉलिड वाले केसेस को यहां से हटा देते हैं हम, मोस्टली सॉलिड वाले केसेस को हम यहां से हटा देते हैं। हम लेते हैं सिर्फ लिक्विड, लिक्विड वेपर और वेपर वाला कंसेप्ट, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। अब इधर देखो, इसके अंदर जो लिक्विड प्लस वेपर है, इस रीजन को बोलते हैं हम, इस रीजन का नाम है वेट स्टीम। अंदर जो डोम के अंदर जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर होती है वेट स्टीम। वेट स्टीम का मतलब होता है कि यहां पर कुछ वेपर्स भी होंगे, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स होंगे, जैसे पानी के कण। इस लाइन के इधर जो है दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सुपर हीटेड वेपर। यहां पर जो होंगे वो होंगे सुपर हीटेड वेपर। तो यहां पर जो एल लिखा हुआ है, यहां पर जो होता है ग्रीन वाला, ए पॉइंट से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये जो ए पॉइंट मैंने जहां पर इंडिकेट किया है, यहां पर होते हैं हमारे सब कूल्ड लिक्विड, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है और सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। ये रीजन सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो लाइन है नीचे वाली लाइन, दिस इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट लाइन। ट्रिपल पॉइंट, ये ऐसी लाइन है जहां पर तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो सॉलिड भी दिख रहा है इस लाइन के पास, लिक्विड भी दिख रहा है इस लाइन के पास, वेपर भी दिख रहा है। तो ये ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, दैट पॉइंट एट विच ऑल द थ्री फेजेस एग्जिस्ट, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच थ्री फेजेस, यहां पर क्या होंगे, ऑल द थ्री फेजेस एग्जिस्ट। जो क्रिटिकल पॉइंट, ये पॉइंट है ऐसा पॉइंट, इस पॉइंट पर हमारा लिक्विड डायरेक्टली फ्लैश इनटू वेपर, वेट स्टीम नहीं नजर आती, लिक्विड सब्सटेंस डायरेक्टली फ्लैशेस टू वेपर्स। यहां तक चीजें क्लियर है। इधर सबको नजर आ रहा है सॉलिड है, इधर तो मिक्सचर है सॉलिड प्लस लिक्विड का, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन जोन, ठीक है। यहाँ पर फ्यूजन हो रहा होगा, मेल्ट हो रहा होगा, मेल्टिंग वाला रीजन है। यहाँ पर वेपर्स सबको नजर आ रहे हैं, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड सॉलिड। यहाँ तक मुझे बताओ क्या आपको चीजें क्लियर हुई। अगर मैं एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींचता हूँ, तो खींच लेते हैं तो समझा, ये जनरल सब्सटेंस की बात हो रही है, पानी की बात नहीं हो रही, कोई सा भी जनरल सब्सटेंस। अगर मैं एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींचता हूँ, मैंने खींच ली ये कांस्टेंट, दिखाई दी सबको, तो इसको मैं इस कांस्टेंट प्रेशर लाइन पर मैंने बोला सबसे पहले हमारे पास सॉलिड था, ये वन स्टेट था, ये टू स्टेट था, यहां पर मेल्टिंग स्टार्ट हो गई थी,
ये 3 पॉइंट होता है, ये 4 पॉइंट है, ये क्या है हमारा 5। मतलब कहने का जैसे जैसे मैं हीटिंग करता जा रहा हूँ वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है और हमेशा होगा, क्योंकि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम हमारा क्या होता है, हमेशा डिक्रीज इंक्रीज करता है, क्योंकि एक्सपेंशन होता है। बिल्कुल होगा, सिर्फ पानी को छोड़ के, वाटर को छोड़ के। ये एक कांस्टेंट प्रेशर पर, जब मैं दूसरे कांस्टेंट प्रेशर पर गया, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, प्रेशर P1 इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरी लाइन पर गया, लाइन गया मैं, कांस्टेंट प्रेशर P2 लिया, दिस इज P2 प्रेशर 2 फील कर रहा। तो यहां पर मैं सब्सटेंस को लिया 1 से लेके यहां पर आ गया 2, यहां पर देखा मैंने 3, ये जो रीजन है यहां पर 4, ये P2 इक्वल टू कांस्टेंट लाइन है, ठीक है। जब यहां पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू लोअर प्रेशर, एट हायर प्रेशर वॉल्यूम इज लिटिल बिट इंक्रीज, मीन्स कम प्रेशर पर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा प्रेशर पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम बढ़ रहा है। देखो फील करो उसी स्टेट्स में। इस तरह से हमको ऑब्जर्वेशन मिली, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते गए तो इस तरह का हमको एक स्ट्रक्चर नजर आया, इस तरह का डायग्राम नजर आया। तो हमने बोला कि किसी भी जनरल सब्सटेंस के लिए कुछ इस तरह का डोम नजर आता है। डोम में भी यहाँ सॉलिड होगा, यहाँ पर इसके बाद सॉलिड प्लस लिक्विड होने लगता है, मीन्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रीजन को बोलते हैं फेज चेंज। सॉलिड से लिक्विड के बीच में ये क्या होता है, फेज चेंज रीजन। लिक्विड से वेपर में, इस लिक्विड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वेपर एट दिस सैचुरेटेड वेपर लाइन, बट एट द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स स्लाइटली, या फिर स्लोली 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 ये लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर कुछ वेपर्स आएंगे, फिर कुछ वेपर्स कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा इस वाली लाइन पर, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर लाइन। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? जो मैंने बोला सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, वेट स्टीम, इन सबको मैं अभी लिखा लूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। मुझे ये बता दो क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इधर समझना, ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया। नेक्स्ट डायग्राम में मैं समझा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम में समझो, ये अगर मैं TS डायग्राम बनाता हूँ, टेम्परेचर वर्सेज एंट्रोपी कर्व, समझना अच्छे से, तो बहुत यूज आने वाली है। टेम्परेचर वर्सेज एंट्रोपी कर्व तो बहुत ही यूजफुल है, तो मोस्टली क्वेश्चंस TS कर्व, कौन सा कर्व, TS, टेम्परेचर वर्सेज एंट्रोपी डायग्राम। इसमें जो डॉम होता है वो किस तरह का ऑब्जर्व होता है वो देखते हैं। अब मैं यहाँ से सॉलिड को क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, सॉलिड को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। हम यहाँ पर सिर्फ लिक्विड और वेपर रीजन की बात करें, क्योंकि ये जो कर्व यूज होते हैं पावर प्लांट्स, ये थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस में यूज होंगे, और थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशंस में हम ज्यादातर गैसियस और लिक्विड स्टेट्स में बात करते हैं, सॉलिड स्टेट में होता ही नहीं कोई फ्लो। क्लियर है ना? देखो ये डॉम बनेगा वो कुछ इस तरह का डॉम बनता है, ध्यान से समझना। सिमेट्रिक सा डॉम होता है दोनों साइड। ये जो पॉइंट है दैट दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, सब जानते हैं, ठीक है। यहां पर तो लिक्विड होगा, मैं सॉलिड नहीं ले रहा हूं, अभी फिर बोल रहा हूं मैं सॉलिड नहीं ले रहा हूं मेरे लाल, मैं लिक्विड वेपर की बात कर रहा हूं। लिक्विड वेपर है और यहाँ पर क्या वेपर, सॉलिड, इसके लिक्विड के इधर सॉलिड्स भी होते हैं, तो वो हमें अभी नहीं लेने, अभी इस कर्व बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाता हूँ, कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसी होती है फील करना। जब भी हम यहाँ हीटिंग कर रहे हैं तो किसी कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे होंगे, तो TS डायग्राम में जब यहाँ लिक्विड था तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, हो रहा था, क्योंकि लिक्विड में जब मैं हीटिंग करूंगा तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि हीटिंग जो हो रही है वो सेंसिबल हीट की वजह से हो रही है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर किसकी वजह से इंक्रीज कर रहा है, हीट देने की वजह से। और अगर हीट देने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हीटिंग में एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है, हीट एडिशन में बिल्कुल होती है। तो यहां से अगर मैं बोलता हूं कि ऐसे करके कुछ कर्व बनता है, जानते हैं TS में ऐसी कर्व लाइन होती थी, प्रेशर कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अगर मैं 1 से 2 गया, 1 से 2 सब जानते हैं सेंसिबल हीटिंग हो रही है, 1 से 2 जब मैं हीट कर रहा हूं, 1 से 2 सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग, या फिर मैं बोल सकता हूं हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। और ये हीट कौन सी है, सेंसिबल हीट है, बहुत अच्छी।
क्योंकि 1 से 2 हमारा क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होगा, यहाँ लिख लेना टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, दैट इज बाई नॉन एज सेंसिबल हीट। लेकिन 2 ऐसा पॉइंट है, ये तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है ना, सब जानते हैं। ये वाली लाइन कौन सी है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो मैं बोल सकते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये लाइन कौन सी है, यहां से यहां तक, ग्रीन से बना रहा हूं मैं, देख। ये ग्रीन वाली जो लाइन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। इसके बाद जो रेड वाली लाइन है, रेड वाली, यहाँ पे बिल्कुल वेपर बन गए, लगते हुए वेपर, रेड वाली मैं बना रहा हूं, दैट लाइन इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये कौन सी लाइन है, सैचुरेटेड, समझना। सैचुरेट, मतलब ये सैचुरेटेड पॉइंट वो पॉइंट है। अब सैचुरेटेड पॉइंट की बात आई है तो यहाँ पर सैचुरेटेड पॉइंट के बारे में लिख लेते हैं। नीचे लिखा दूं मैं, लिखा दूं, नीचे नहीं लिखाते क्योंकि फिर इसके हम पीडीएफ जनरेट करते हैं तो आधी चीजें आती हैं, आधी नहीं आती। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आपको अगर चाहिए तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सैचुरेटेड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, सैचुरेटेड पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सैचुरेटेड पॉइंट। तो द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच एनी सब्सटेंस change phase, changes phase without changing pressure and temperature, pressure and प्रेशर और टेम्परेचर को बिना चेंज किए ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा फेज चेंज हो जाए, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेटेड पॉइंट एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है, सैचुरेटेड पॉइंट। और उन्हीं सैचुरेटेड पॉइंट से मिलके जो लाइन बन रही है, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड लाइन। और दैट लाइन इज इन द साइड ऑफ लिक्विड रीजन, दैट इज वाई इट इज नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, क्योंकि लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, जब हम हीट करेंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर, बट ऑन कंडेंसिंग व्हेन वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जब मैं कंडेंस करूंगा, मींस कंडेंस का मतलब होता है हीट रिजेक्ट कर रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर हीट रिजेक्ट करूंगा तो वेपर्स जो होंगे वो कन्वर्ट होंगे लिक्विड्स में, और लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेपर्स आर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड्स विदाउट इवन चेंजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर पॉइंट। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल द पॉइंट्स इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर लाइन। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ। अब मैंने बोला सर ये 2 पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट पर हम बोल रहे हैं सैचुरेटेड पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो भी टेम्परेचर होगा कांस्टेंट होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट है, प्रेशर तो कांस्टेंट, दैट टेम्परेचर इज नोन एज टी सैचुरेशन। ये क्या T2 के बराबर है, ये चीज क्लियर है। और यही टेम्परेचर सैचुरेशन है तो ये सैचुरेशन पॉइंट पर भी होगा। ये भी बोल सकता हूँ अगर ये 3 पॉइंट है तो ये भी क्या होगा, T3 के, क्योंकि फेज चेंज प्रोसेस आर ऑलवेज अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 3 ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर जा रही है, और ये भी कांस्टेंट प्रेशर भी है, यहाँ प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। फील करना चीजों को। और यही जो रीजन है, दैट इज रीजन इज नॉन एज, और यहाँ जो हीटिंग हो रही है 2 से 3, 2 से 3 जो हीटिंग हो रही है मेरे लाल, वो है लेटेंट हीट, लेटेंट हीटिंग। ठीक है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, एट हीट एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये फील हुआ।
उसके बाद जब मैं बात करूंगा 3 से 4, क्या 3 से 4, 3 से 4 फिर से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर वेपर्स आ गए। 3 जो पॉइंट है ये भी सैचुरेटेड पॉइंट है, ये भी सैचुरेशन पॉइंट। फिर भी अगर आपको तकलीफ हो रही है यहां पर लिख लेना, ये सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेटेड पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू लिक्विड, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्ड टू लिक्विड। ये जो 3 पॉइंट है सैचुरेटेड पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू वेपर। अब यहां पर क्या होगा कि कंप्लीट वेपर्स बन गए हैं, इस लाइन पर कंप्लीट वेपर्स हैं। अगर मैं फिर से हीट करूंगा तो अब वो सुपर हीटेड वेपर में बनेंगे। सुपर हीटेड का मतलब उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाएगा। हाई प्रेशर, प्रेशर तो कांस्टेंट है, हाई टेम्परेचर के हमारे पास क्या होंगे, वेपर्स होंगे। यहां से जो प्रोसेस होगी फिर से कर्व लाइन दिखेगी हमें, दैट इज 3 to 4। ये भी प्रेशर कांस्टेंट पर 3 to 4 इज नॉन एज सेंसिबल हीटिंग हो रही है। ये रीजन जो है सुपर हीटेड रीजन है। यहाँ पर जो रीजन है, यहाँ पर जो रीजन है दैट इज सुपर। यहाँ पर जो रीजन है अंदर, इसको बोलते हैं वेट स्टीम। वेट स्टीम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिक्विड वेपर दोनों है। यहाँ पर जो बोलते हैं इसे बोलते हैं सब कूल्ड लिक्विड, पर कूल्ड भी बोलते हैं, मैंने दोनों नाम बता दिए, एक ही लिख लो। कितने लोग इस चीज से सहमत हुए जल्दी बताओ। T1 जो टेम्परेचर था मैंने बोल दिया, यहाँ पर टेम्परेचर तो कम होगा T1 पर। यहाँ पर देखो टेम्परेचर और पर टेम्परेचर और क्रिटिकल के बराबर नहीं पहुंचा है, ये गलती मत कर देना, थोड़ा कम ही है। तो T1 है तो थोड़ा सा हम नीचे बना देते हैं, ताकि तो सर आपने तो तब पहुंचा दिया टेम्परेचर। T4 टेम्परेचर, टेम्परेचर ठीक है। 3 से 4 जो रीजन है ऊपर कर, 3 से 4 जो रीजन है, 3 से 4 जो जा रहा है, इसमें भी जो हीटिंग हो रही है वो सेंसिबल हीट ही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बंदा ही बता देगा T3 से T4, T3 टी सैचुरेशन, T2 भी क्या है, टी सैचुरेशन। यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग हो रही है, और हम ये भी बोल सकते हैं हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई। अब यहां पर 1 से 2 जो रीजन है, 1 से 2, 2 से अगर मैं 1 की तरफ आता हूं, जिसे डिग्री ऑफ सबकूलिंग बोलते हैं, 1 से 2, इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सबकूलिंग। देखते रहो, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, समझना चीजों को। डिग्री ऑफ सब, हमने सबकूल किया है। और 3 से 4 इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। ये चीज क्लियर हुई। मैं वन बाई वन आपको चीजें लिखा देता हूं जो भी मैंने बताई हैं, ताकि आपके लिए बहुत आसान रहे। लो इधर आ जाओ। सबसे पहले जो भी लिक्विड बिलो द सैचुरेटेड लाइन, बिलो द सैचुरेटेड लाइन था, दैट लिक्विड इज नोन एज सबकूल्ड लिक्विड, हमने अभी बताया था। पॉइंट लिखते जाओ, वन बाई वन पॉइंट लिखते जाओ, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, द लिक्विड, जो भी लिक्विड प्रेजेंट है हमारा, लिक्विड प्रेजेंट बिलो इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर एट द करस्पॉन्डिंग प्रेशर, एट द करस्पॉन्डिंग प्रेशर की बात कर रहे थे, टेम्परेचर एट द करस्पॉन्डिंग प्रेशर, प्रेशर इज कॉल्ड सब कूल्ड लिक्विड, या फिर मैं बोल सकता हूं सुपर कूल्ड लिक्विड। दोनों नाम से कई बार बोल देता है एग्जामिनर, आपको टेंशन नहीं लेनी।
देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कई बार, इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात करेगा डिग्री ऑफ सबकूलिंग की, इसकी बात करेगा डिग्री ऑफ सबकूलिंग की क्या, अगर मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ सबकूलिंग, मतलब कहने का क्या ये कांस्टेंट प्रेशर पर नहीं हो रही थी सब, बिल्कुल हो रही थी। ये क्या थी, एट प्रेशर इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम हीट ऐड करें या रिजेक्ट करें, दैट इज इक्वलेंट टू क्या होती है, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर पर, चाहे मैं हीट ऐड करूं या रिजेक्ट करूं, दैट इज इक्वलेंट टू चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है। तो डिग्री ऑफ सबकूलिंग अगर मैं पता करना चाहता हूं, डिग्री ऑफ सबकूलिंग का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। तो डिग्री ऑफ सबकूलिंग यहां पर हम लिखते हैं टी सैचुरेशन माइनस के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1। 1 से सैचुरेशन ही तो जा रहा था, देखो फील करो, 1 से 2 जा रहा था, टी को हम लिख सकते हैं T2 माइनस T2 माइनस, और ये एक्चुअल में तो ये था, हम लिख सकते थे H सैचुरेशन माइनस H1, यही था ना चेंज इन एंथैल्पी। H सैचुरेशन Cp अब लिक्विड है इनटू T सैचुरेशन हो गया। ये स्पेसिफिक एंथैल्पी, अगर टोटल एंथैल्पी की चेंज की बात करते हैं तो mCp डेल्टा T होता है। Cp मतलब क्या, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट, लेकिन ये कूलिंग जो हो रही है लिक्विड की हो रही है, तो लिक्विड की स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, हाइयर टेम्परेचर टी सैचुरेशन माइनस के T1, यही तो था। 1 से 2 जा रहे हैं, 2 सैचुरेशन है, तो ये जो होगा एंथैल्पी का चेंज इस प्रोसेस में 1 से 2 में, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ सब कूलिंग। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टीपी को हमने हटा के ऐसे भी कई बार बोल देता है कि डिग्री ऑफ सब कूलिंग क्या होगी, सैचुरेशन टेम्परेचर से T1 टेम्परेचर तक जो होगी वो होती है डिग्री ऑफ सब कूलिंग। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम जाते हैं, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो लिख हमारा, उसके बाद एक होता है सैचुरेटेड लिक्विड, एक था सबकूल्ड लिक्विड। सबकूल्ड लिक्विड हम पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड लिक्विड क्या है उसे देखिए, लिक्विड लिक्विड which is just about to change into vapor is called saturated liquid। ऐसा लिक्विड जो जस्ट क्या होने वाला हो, वेपर्स में चेंज होने वाला हो, उसी को बोलते हैं हम सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, सैचुरेटेड वेपर क्या होगा सर वो भी बता दो। ऐसा वेपर जो जस्ट कंडेंस होने वाला हो, दैट इज नॉन एज सैचुरेटेड वेपर। वेपर रहता कोई, वेपर विच इज जस्ट about to condense called saturated vapor। कोई मुझे बताएगा डायग्राम में सैचुरेटेड वेपर सैचुरेटेड लिक्विड कहाँ है, पर हमने नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, जहां पर सैचुरेटेड पॉइंट हमने बोला है, यही जो सैचुरेटेड पॉइंट है यही तो बता रहा है सैचुरेटेड वेपर्स को। तो समझने वाले समझ गए होंगे, समझदार के लिए सारा ही काफी होता है। जो पॉइंट मैंने लिखा है क्या यही पॉइंट नहीं बता रहा सैचुरेटेड लिक्विड को, सैचुरेटेड मतलब कहने का, इस लाइन पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर जो भी लिक्विड होगा दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड वेपर लाइन पर जो भी वेपर होगा दैट इज सैचुरेटेड वेपर। अगर मैं थोड़ी सी भी हीट यहां से कम करता हूं तो ये क्या होगा, कंडेंस होने लगेगा। यहां पर अगर मैं हीट बढ़ाता हूं 2 पॉइंट पर तो ये क्या होगा, वेपराइज होने लगेगा, मींस वेपर में फॉर्म। क्लियर है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद सैचुरेटेड वेपर लाइन से अबव जो वेपर्स होते हैं दैट इज नॉन एज सुपर हीटेड वेपर। ये सब मैं बता चुका हूं, लिख लो बस। द वेपर प्रेजेंट above its saturation temperature at corresponding pressure
है सर। कॉल्ड पर हीटेड वेपर। ठीक है, अब डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग की बात करेगा तो वही चेंज इन एंथैल्पी की बात कर लेंगे। अगर फिर से क्या बात करता है, डिग्री ऑफ हम तुरंत लिख सकते हैं। पर हीटिंग कहां से कहां तक हो रहा था, डायग्राम में देख लो। 4 से 3 हो रहा था। 3 तो क्या था, सैचुरेशन था, यहाँ तो टी सैचुरेशन है। क्या मैं बोल सकता हूँ 4 टेम्परेचर ज्यादा है, H4 माइनस H सैचुरेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंजन एंथैल्पी डिग्री ऑफ लिख सकता हूँ कि H4 माइनस के H ऑफ सैचुरेशन। क्या अब मैं Cp जो लिखूंगा, Cp ऑफ ये क्या होगा, वेपर होगा। तो ऊपर तो वेपर्स थे ना, यहाँ लिक्विड था, यहाँ Cp वेपर, इनटू मैं बोल दूंगा T4 माइनस के T सैचुरेशन। एक्चुअल में डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग जो है तो टेम्परेचर चेंज को बोलता है, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट। बत्ती गुल हो गई है, थोड़ा सा इसको क्या लगी लैपटॉप को, क्या एक्चुअल में जो डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग है टेम्परेचर चेंज को बोलते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहने वाले हैं, ये भी कांस्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए हम डिग्री ऑफ सब कूलिंग टेम्परेचर चेंज को बोल देते हैं सैचुरेशन से T1 तक, सुपर हीटिंग T4 से T सैचुरेशन। ये जो टर्म कहलाता है डिग्री ऑफ यहां तक बताओ कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई, फटाफट जल्दी बताओ, बहुत मजा आने वाला है कॉन्सेप्ट को पढ़ने में। ठीक है, पर यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, टेंशन किसी को नहीं लेनी है। इधर देखो, वन बाय वन देखना चीजों को। अब मैं देख रहा हूं जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, ये डायग्राम, ये था डायग्राम, इसको दोबारा बना लेते, किसी को नहीं लेनी, खुश रहना है सर। ये था डायग्राम, आप इस डायग्राम की बात कर रहे थे, तरह का हमने बना, तरह का हमने बना। ये टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, ये था क्रिटिकल पॉइंट हमारा। इसमें भी जो ट्रिपल पॉइंट लाइन होती है वो यहीं पर होती है, देखो इस तरह से बनी, वहां पर इस तरह की थी, अब आप देख चुके हैं। यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर है, यहाँ पर क्या था, वेपर था, ये सबको पता है। यहाँ पर भी क्या है, वेपर, और यहाँ पर क्या है, सॉलिड, यहाँ पर सॉलिड प्लस लिक्विड, ये होता है सब कुछ कंसेप्ट। टीएस में भी, पर टीएस का डोम देखो बिल्कुल सिमेट्रिक सा होता है। पीवी का जो डोम था, तो दिखा देते हैं, पीवी का जो डोम था कुछ इस तरह का था, एसटी पर था उसके। ठीक है, इधर आ जाओ। जब मैं बोल रहा हूं सर यहां से यहां जा रहा हूं 2 से 3, ये पॉइंट था 2, ये पॉइंट था 3, बिल्कुल जा रहे हैं सर। इस 2 से 3 पॉइंट में वेपराइजेशन हो रहा है, वेपराइजेशन मतलब वेपर्स बन रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। फेज चेंज प्रोसेस है, वेपोराइजेशन फेज चेंज प्रोसेस है। और ये वेपोराइजेशन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो जो हीट सप्लाई हो रही है यहाँ पर क्या हो रही है, लेटेंट हीट। तो यहां से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, एंथैल्पी का डिफरेंस, अगर मैं बोलता हूं H3 माइनस के H, दिस टर्म इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपर। इसको हम समटाइम्स ऐसे ही बोल देते हैं Hg माइनस के HF, दोनों चीज सेम है। ये क्या है, दोनों चीज क्या है, सेम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बोलो सर Hg HF कहां से आ गया, अभी मैं बता रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं सब, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, समझना है। मीन्स कहने का यहां पर क्या था, वेपर्स थे,
तो ये जो पॉइंट है करस्पॉन्डिंग टू गैस बोल सकते हैं वेपर्स को इन टर्म्स ऑफ गैस। यहां पर एफ है तो एफ का मतलब फ्लूइड होता है जिसे लिक्विड बोल सकते हैं। तो 2 पॉइंट है इसे हम एफ कंसीडर करते हैं। 3 पॉइंट है जी, जी का मतलब होता है गैस, एफ का मतलब होता है फ्लूइड, फ्लूइड मींस लिक्विड, फ्लूइड मींस लिक्विड बोल। ये चीज क्लियर है। तो यहां पर जो भी इंथैल्पी होगी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर, दैट इज एच एफ करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहां सैचुरेटेड वेपर लाइन पर जो भी इंथैल्पी होगी दैट इज इक्वल टू एच जी। मतलब पहले मेरे पास यहां पर एच एफ थी, मैंने और हीट दिया तो इंथैल्पी बढ़ गई, एच जी आ गई। तो यहां पर जो हीट जो दी दैट वाज लेटेंट हीट, कितनी बढ़ी, एच जी माइनस एच एफ। तो इसी को तो हमने बोल दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखो मेरे, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, ब्यूटी ऑफ कंसेप्ट, ये एक कांस्टेंट प्रेशर पर है। अगर मैंने एक और कांस्टेंट प्रेशर पर मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, मेरा प्रेशर ये P1 था, ये था P2, ऊपर वाली लाइन P2। P2 पर अगर मैं बात करता हूं, क्या ये डिफरेंस कम हो गया, तो मैं H2 डैश बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं 3 डैश। क्या 2 डैश और 3 डैश की वैल्यू कम हो गई, बिल्कुल हो गई। क्या मैं बोल सकता हूं H3 डैश माइनस के H2 डैश इज लेस देन H3 माइनस H2। मैं ये भी तो बोल सकता हूं सर Hg डैश माइनस के HF डैश, जी और एफ के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं कि Hg माइनस HF लेस देन हो गया, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर था ये था करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर P2, P2 प्रेशर, ये था करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर ऑफ द कंसेप्ट। ये है P2, ये जो टर्म है करस्पॉन्डिंग टू P1 प्रेशर। एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई, नोट करके लिख लेना, नोट करके क्या लिखना, नोट करके। एज द प्रेशर इंक्रीजेस, एज द प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर increases, the latent heat of vaporization decreases, latent heat of vaporization decreases up to critical point, and zero at critical point, at क्रिटिकल पॉइंट पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, जीरो। कैसे देखो, एफ ऐसा पॉइंट है यहां पर ना लिक्विड पता ना वेपर पता, तो यहां पर जो वैल्यू होती है एच एफ इक्वल टू क्या होती है एच, इस पॉइंट पर एच एफ इक्वल टू एच जी। क्रिटिकल पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर अगर मैं लिखता हूं एच एफ माइनस के एच जी इक्वल टू क्या है जी, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, जीरो है। फील कर पा रहे हैं, जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, ओके वेरी गुड। उसके बाद अगर मैं अब क्रिटिकल प्रेशर जाता हूं, यहां पर जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर होगा, क्रिटिकल प्रेशर के अबव जाता हूं तो लिक्विड डायरेक्टली फ्लैशेज इनटू वेपर्स हो जाता है, सब जानते हैं। यहां पर एक पॉइंट और लिख लो नोट करके, कोई प्रॉब्लम। अब क्रिटिकल प्रेशर, अब क्रिटिकल प्रेशर लिक्विड डायरेक्टली फ्लैशेज इनटू, डायरेक्टली ये चीज क्लियर हुई, जल्दी बताओ। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछेगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्रिटिकल पॉइंट की होती है जीरो, याद रखना हमेशा। और सैचुरेटेड पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1। क्या, सैचुरेटेड पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, क्रिटिकल पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 0। नेक्स्ट पॉइंट पर लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, या फिर स्टेट ऑफ स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नॉन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम।
और क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर हमको हर एक वैल्यू पता है, प्रेशर भी पता रहता है, टेम्परेचर भी पता रहता है, ईच एंड एवरी वैल्यूज हमको पता रहती है, तो किसी भी पॉइंट की या फिर किसी भी प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सब कुछ ऑलरेडी नॉन है। सैचुरेटेड जो पॉइंट होता है वो सैचुरेटेड पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1। मतलब मैं अगर एक प्रॉपर्टी की हमें पता चल जाए, एक प्रॉपर्टी अगर हमें पता चल जाए या फिर सैचुरेशन प्रेशर, हम सारी प्रॉपर्टीज निकाल लेंगे। और हमें सैचुरेशन टेम्परेचर पता चल जाए तो सारी चीजें पता चल। इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्रिटिकल पॉइंट पर 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम सैचुरेटेड पॉइंट पर 1 होता है। तो एट सैचुरेशन पॉइंट, एट सैचुरेशन पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1। लिख लेना नोट। एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया। मुझे यहां तक बता दो क्या चीजें क्लियर हुई कि नहीं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, मजा आ गया होगा। यहां से आगे की चीजें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेट रीजन में कैसे एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, कैसे एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी वेट रीजन की कैसे कैलकुलेट होती है, वो सारी चीजें देखेंगे। सुपर हीटेड रीजन में कैसे निकालते हैं, सब कूल्ड रीजन में कैसे निकालते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर जिसको ये निकालना आ गया उसके लिए क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाए, तो मैं क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहो, पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, पर्सनल प्रैक्टिस करो। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके डाउट भी पूछो, आपके डाउट आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।